कल्पना कीजिए कि वर्ल्ड वॉर टू का समय है। हिटलर की जर्मनी पूरे यूरोप पर कब्जा करने पर निकल चुकी है। इंग्लैंड के वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर चर्चिल अमेरिका आते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मदद मांगने के लिए, लेकिन उल्टा राष्ट्रपति ट्रंप तो चर्चिल को हड़का देते हैं। You don't have the cards right now. You're gambling with millions of people. You're gambling with world wars. You're gambling. What are you talking about? प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि चर्चिल हिटलर के साथ समझौता करे, शांति बहाली हो यूरोप में और यूएसए को इसके लिए धन्यवाद दिया जाए। For some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. I said a lot of times thank you to the American people. You're wrong. We know that you're wrong. अंत में चर्चिल अमेरिका को माइनिंग राइट्स देने से मना कर देते हैं, हिटलर के सामने झुकने से इनकार कर देते हैं, चाहे लंदन में बमबारी हर रात जारी रहे। अपने आप को फिर अपमानित पाकर ट्रंप यह फैसला करते हैं कि एलाइड पावर्स को वो सारा एड अब बंद कर देंगे और हिटलर के साथ खुद जाकर हाथ मिलाएंगे। शांति का प्रस्ताव खुद हिटलर के सामने रखेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। अब आप बोलोगे कि क्या बात कर रहे हो, कहां की बात कहां ले जा रहे हो देशभक्त। सच है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ना रूजवेल्ट के 50 किलोमीटर के आसपास आते हैं और ना ही जेलेंस्की चर्चिल है, लेकिन बाकी की कहानी सच है। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर टू के हिटलर के साथ हाथ मिलाने वाला काम कर दिया है। पिछले हफ्ते जेलेंस्की को नीचा दिखाने वाला प्लान फेल हो गया। उसके बाद यूरोपियन लीडर्स ने जेलेंस्की का साथ दिखाया तो तिलमिलाकर आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस मिलिट्री एड टू यूक्रेन पर पॉज बटन दाब दिया है। उद्देश्य वही है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की अब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन सर बातचीत करने पर मजबूर हो जाए या रास्ते से हट जाए। तब तक के लिए सारा का सारा यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट जो अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंचा है वो वहीं रोक दिया गया है। Somebody doesn't want to make a deal, and if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long, because I believe that Russia wants to make a deal. I believe certainly the people of Ukraine want to make a deal. ध्यान से सुनिएगा, जो रशिया के साथ डील नहीं करेगा वो नहीं टिकेगा। इसका मतलब क्या अमेरिका यूक्रेन में सत्ता पलट करने वाला है या जेलेंस्की को मरवाने वाला है? इस बात पर डिबेट चल रही है, लेकिन इस बात पर कोई डिबेट नहीं है कि रशिया की अब साफ जीत हो रही है। अभी पिछले ही एक हफ्ते के अंदर देखिए क्या क्या हो चुका है। यूक्रेन के नेटो को ज्वाइन करने का जो सपना था उसे चूर कर दिया गया। जेलेंस्की को बुरी तरीके से अपमानित किया गया, व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया। उसके बाद अमेरिका ने रशिया के खिलाफ सारे साइबर ऑपरेशंस बंद कर दिए और अब यूक्रेन को बिना टाइम दिए सारा मिलिट्री एड पुल बैक करना। अगर प्रेसिडेंट पुतिन चाहते भी तो इससे अच्छा नतीजा उनको ना मिल पाता, क्योंकि रशिया की हालत भी खस्ता है। वहां फोर्सेस डिमोरलाइज्ड है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, सैंक्शन से दर्द हो रहा है, और तभी इसके बीच में आते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप घोड़े पर अपने पॉपो पुतिन को बचाने के लिए। इस एक हफ्ते में या एक हफ्ते से कम में भी जो जियोपॉलिटिकल फ्लिप हुआ है उसमें अब यूरोप स्पॉटलाइट पर आ गया है। क्या यूरोप अब अमेरिका की कमी पूरी कर पाएगा या पुतिन और ट्रंप अल्टीमेटली सही निकलेंगे, यूक्रेन का बंटवारा करेंगे और हंसते हंसते बैंक जाएंगे? व्हाइट हाउस में अपमान सहने के बाद यूरोपियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सारे यूरोपियन लीडर्स ने जेलेंस्की को जोर जोर से जादू की झप्पी तो दी, लेकिन क्या यूरोप के पास अमेरिका के जैसे पैसे, पॉलिटिकल पावर, हथियार ये हैं? Volodymyr Zelensky received a warm welcome from European leaders. World leaders gathering in London to show support for Ukraine. European countries taking a more active role in the continent's security. And we're moving now in the European consciousness away from the sort of theory of what American abandonment looks like. How would this work if the US is not part of that? वैसे वेस्टर्न एलाइज के पास तो $300 बिलियन हैं फ्रोजन रशियन एसेट्स में। अगर उन एसेट्स को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया जाए तो पूरी युद्ध की परिभाषा बदल सकती है। अगर यूरोप ने अकेले यूक्रेन को बचा लिया तो अमेरिका को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड अब कोई नहीं समझेगा। उसके बाद अमेरिकन खुद इस पूरे डेवलपमेंट से ज्यादा खुश नहीं है। ठीक है, वो भी मानते हैं कि फंडिंग कम करो, घर पर फोकस करो, लेकिन 80 साल से ज्यादा जो दोस्ती, जो एलाइज आपने बनाए थे दुनिया भर में, वो रातों रात आप खत्म कर दोगे ऐसे? एलाइज के साथ भी क्या ये धंधाबाजी ही रह गया है? इस पूरे यूएस यूक्रेन रशिया पूरे विवाद में कई पहलू हैं। एक तो है ऑप्टिक्स का और ट्रंप की रेप्यूटेशन का, जो अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आती है प्रॉब्लम अमेरिका की पॉलिटिकल पावर की और लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड के टैग की। फिर आता है पैसा और मिलिट्री पावर, जो अल्टीमेटली मैटर करेगा कि यूक्रेन में क्या होता है।
ट्रंप ने पहले ही ये पहला वाला पॉइंट तो खो दिया है। जो ऑप्टिक्स वाला पॉइंट है बहुत ही बुरी तरीके से वो हार चुका है। लेकिन पॉइंट 2 और पॉइंट 3 डिसाइड करेगा यूक्रेन और ग्लोबल पॉलिटिक्स का फ्यूचर, यूरोप का फ्यूचर और इंडिया का भी फ्यूचर इससे लिंक्ड है। पता लगाते हैं आज कैसे। आपकी सहानुभूति किसी के साथ भी हो, रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप, कम से कम इस बात पर तो कोई डिबेट नहीं है कि दशकों में ऐसा पड़ाव अक्सर नहीं आता है जहां जियोपॉलिटिक्स का पूरा सिलेबस ही बदल जाता है। और ट्रंप को लग रहा है कि वो कोई 4D चेस खेल रहे हैं जिससे अमेरिका का वर्चस्व और वर्ल्ड पीस दोनों वो हासिल कर लेंगे, शायद साथ ही साथ नोबेल प्राइज भी। आफ्टर ऑल वो सोच रहे हैं, ट्रंप सोच रहे हैं कि वो तो एक जीनियस है। क्यों? अरे पुतिन ने खुद उन्हें जीनियस बोला था भाई। Putin called me a genius, but Vladimir Putin said Donald Trump is a genius. He's going to do very well. Putin said Donald Trump's a genius. Then Putin said Donald Trump is a genius. He said I'm a genius. ट्रंप का पता नहीं, लेकिन पुतिन जीनियस जरूर है। पुतिन को मालूम था कि ट्रंप को चाबी ठीक से कैसे भरना होता है। अमेरिका का कोल्ड वॉर का दुश्मन, आज यूरोप का सबसे बड़ा खतरा, लेकिन ट्रंप उसी से प्यार कर बैठा है। Mogambo. खुश हो। रशिया इतना खुश है कि पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी पेस्कोव का अब यह कहना है कि ट्रंप अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशंस को ऐसे बदल रहे हैं, सारे तार ही बदल दे रहे हैं कि अमेरिका का जो विजन है अब वो रशिया के विजन से मेल खाता है। उफ, फ्रॉम रशिया विथ लव। इसीलिए अमेरिका में भी इस बात का काफी प्रचलन चल रहा है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है। क्या ट्रंप सच्ची में कोई रशियन एजेंट है या फिर रशिया के पास ट्रंप के बारे में कुछ खास खुफिया इंफॉर्मेशन, कोई सीक्रेट है। जब इस रशिया इलू के बारे में अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस से पूछा गया तो तुलसी जी ने यह कहा, Well, we finally have a president who's going to stand up strongly and fiercely and unwaveringly for the cause of peace and freedom for the American people. So many people across the country celebrating the strong leadership that President Trump and Vice President Vance demonstrated in the Oval Office. क्या ट्रंप और वैंस की अमेरिका की जनता जय जयकार कर रही है? हो सकता है। अब देखिए, जेडी वैंस अपने फैमिली के साथ एक स्कीइंग ट्रिप पे गए तो इतनी जय जय हुई, इतनी गालियां पड़ी, इतने प्लेकार्ड्स दिखाए गए कि वैंस को छिपना पड़ा, अपना होटल छोड़कर एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में जाना पड़ा। वाह, क्या फकीरी है। यूक्रेन के साथ तो सबसे पहले धोखा, उसके बाद कनाडा के ऊपर इतने सारे आपने टैरिफ लगा दिए, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और डोज आनन फानन में लोगों को नौकरियों से निकाल रहा है। हर दूसरे दिन खबर आ रही है कि रिपब्लिकन लीडर्स तक को टाउन हॉल मीटिंग से बू किया जा रहा है, गालियां बकी जा रही हैं, निकाल दिया जा रहा है। देश के असली राष्ट्रपति इलॉन मस्क को भी नहीं बख्शा जा रहा है। जगह जगह उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह टेस्ला स्टोर्स के आसपास घेराव किया जा रहा है, पिकेटिंग की जा रही है। अमेरिकन डिप्लोमेट जिन्होंने रशिया में या रशिया के साथ काम किया है वो इतने आश्चर्यचकित हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी हो क्या रहा है। When Hitler invaded Poland, we didn't take the side of Hitler. When the Soviets invaded Afghanistan, we didn't take the side of the Soviets. This is a historic turning point in terms of American foreign policy. This will lead to a disaster. We will lose our allies in Europe, in Asia. We will embolden people like Xi Jinping. And I hope the president understands that he is not with the American people on this. गौर से सुनिएगा, चाइना के बारे में भी बात हो रही है और चाइना जब ऐसी हरकत करेगा तो कौन सा देश इंपैक्ट होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आम जनता, मीडिया में भी ये बात अब समझ में आ रही है लोगों की कि ये जो हो रहा है वो पुतिन के पुतले ज्यादा बोल रहे हैं, ना कि अमेरिकन लीडर्स। इसीलिए अमेरिका का पॉपुलर सटायर शो सैटरडे नाइट लाइव में इतनी बुरी तरीके से ट्रंप, मस्क और वैंस को रोस्ट किया गया। You're not even wearing a suit. It's disrespectful. Who shows up to the White House in a t-shirt and jeans like a garbage person? Elon, we love your outfit. Very official and respectful. लेकिन ट्रंप तो ट्रंप ठहरे, रुकने का नाम थोड़ी ना ले रहे हैं। यूक्रेन का, यूरोप का, शायद नेटो का साथ भी छूट जाए, लेकिन अभी फोकस है कि रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस को कैसे हटाया जा सके। यूक्रेन का मामला सुलझा तक नहीं है। तो पहले पॉइंट पर तो बात साफ है, ट्रंप और वैंस का प्लान फेल कर चुका है। दुनिया छोड़ो, उसका मेगा बेस भी उस पर सवाल उठा रहा है कि यूक्रेन के मामले में जेलेंस्की को बेटर हैंडल किया जा सकता था। शांति सबको चाहिए, लेकिन रशिया के शर्तों पर थोड़ी ना शांति चाहिए। तो ट्रंप का जो पब्लिक इमेज है, नोबेल प्राइज पाने का जो एक ख्वाब था, शौक था, वो ऑलरेडी चूर चूर हो चुका है।
लेकिन किंतु परंतु किसी और देश के पास, किसी और ग्रुप के पास क्या वो पॉलिटिकल पावर, क्या वो मनी पावर है, किसी और में इतना बूता है कि यूक्रेन को वो बचा सके? ये अगला सवाल। नए जर्मन चांसलर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जेलेंस्की का अपमान प्लान तरीके से व्हाइट हाउस में किया गया था। यूक्रेन के साथ जबरदस्ती करने का प्लान था, मिनरल्स डील साइन करवाने का प्लान था। इसीलिए जर्मनी में इलॉन मस्क को खासा प्यार मिल रहा है। उनके पुतले रस्ते पर निकाले जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जबरदस्त बॉयकॉट किया जा रहा है। उनके स्टारलिंक के साथ जो यूरोपियन सरकारों ने एक डील साइन किए थे, वो डील कैंसिल किए जा रहे हैं। अमेरिका में मेगा बेस में पुतिन के प्रति प्यार हो ना हो, यूरोप में पुतिन को कोई पसंद नहीं करता है। इसीलिए यूरोपियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की को इतना सपोर्ट मिला और किसी ने उनके सूट ना पहनने पर कोई सवाल उठाया, क्योंकि सबको मालूम था कि बाद में जेलेंस्की को वॉर जोन में ही जाना था। अमेरिका के बेसिस अब बंद करने की बात आ रही है यूरोप में। अमेरिकन शिप्स को फ्यूल ना देने की मांग हो रही है। ट्रंप के स्टेट विजिट को कैंसिल या डाउनग्रेड करने की मांग चल रही है। यूके के प्रधानमंत्री स्टारमर ने कह दिया है कि यूरोप के लिए यह एक वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है, मौका है। और ट्रंप को यह भी याद दिलाने की कोशिश की गई कि भैया विलेन कौन है, यह याद रख लो। Can I just remind him, Russia is the aggressor. Zelensky is a war leader whose country has been invaded. And we should all be supporting him and not fawning over Putin. इस बात पे यूरोप में कोई डिबेट नहीं है कि पुतिन पे या पुतिन के वायदों पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। Some of our member states now seem to believe that ending the war at any cost and restoring business as usual with Russia will be beneficial. As a representative of the country neighboring both Russia and Ukraine, I can tell you it will not. By normalizing relations with Moscow, you would be entrusting your security and economic stability to an autocrat and a war criminal in an international environment much more unstable than it was a decade ago. शब्द काफी भारी हैं, वेल इंटेंशन्ड है, लेकिन सवाल तब भी यह रह जाता है कि फोटो खिंचवाना एक बात है, स्पीच देना एक बात है, मदद करना दूसरी बात है। ट्रंप की सोच यह है कि यूरोप के पास उतना बूता है ही नहीं, उतना पैसा है ही नहीं कि वो यूक्रेन को हेल्प करे, भीख अमेरिका से ही मांगनी पड़ेगी। क्या वो सही सोचते हैं? अटलांटिक ओशन के इस पार भी एक डोनाल्ड है, उनका नाम है डोनाल्ड टस्क, और रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने एक सिंपल सी बात कही कि 500 मिलियन यूरोपियंस प्लस 300 मिलियन अमेरिकन से यह आशा क्यों कर रहे हैं कि वो 140 मिलियन रशियन से उनकी रक्षा करेगा। क्या यूरोप यह काम खुद नहीं कर सकता? बेसिकली डोनाल्ड टस्क का यह कहना है कि यूरोप खुद भी एक सुपर पावर है और उनके बातों में काफी वजन है। अगर आप ईयू का जीडीपी देखें तो अमेरिका के जीडीपी को वो टक्कर देते हैं, पूरा का पूरा ईयू, और रशिया के जीडीपी से उनका जीडीपी कोसों मील आगे है। प्रॉब्लम यह है कि यूरोप या यूरोपियन यूनियन ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग उतने रेट पर नहीं की थी जितना अमेरिका और चाइना ने करी है पिछले कुछ सालों में, लेकिन अब यह बदल सकता है और इसके लिए जो पैसे हैं वो रशिया से आ सकते हैं। रशिया के सुरक्षा से अगर आपको लेना है रशिया से प्रोटेक्शन, तो $250 बिलियन एक्सपेंडेड खर्चा है। अब इसमें से $200 बिलियन तो रशियन सेंट्रल रिजर्व के पैसे हैं जो बेल्जियम में फ्रोजन है, जो ईयू ने फ्रीज करके रखे हैं। और ईयू के कुछ देश अब चाहते हैं कि इसी पैसे को लेकर यूक्रेन को मदद करो और यूरोप अपनी डिफेंसेस बढ़ा सकता है। ऑलरेडी इस फ्रोजन एसेट से जो इंटरेस्ट मनी है उससे यूक्रेन को मदद दी जा रही है। लेकिन इस पर एक लीगल सवाल जरूर खड़ा होता है और कई यूरोपियन नेशंस हैं वो इसे इलीगल देखते हैं कि अगर आप रशियन फ्रोजन एसेट्स को इस्तेमाल कर लोगे, उसे खर्च कर दोगे, तो इस पर एक प्रॉब्लम है। लेकिन इसका भी एक तोड़ निकाला जा रहा है। इस पैसे को आप एक कोलैटरल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, लीगली कर सकते हो, और एक पीस डील फोर्स कर सकते हो रशिया के ऊपर कि भैया देखो यूक्रेन को आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। इंटरनेशनल सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट ने ऑलरेडी दिखा दिया है कि रशिया ने कैसे आक्रमण किया है, कैसे इंटरनेशनल लॉज तोड़े हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया है, वॉर क्राइम्स किए हैं। तो भैया आपका पैसा हमारे पास कोलैटरल है,
आप ये जो सारा गलत काम किया है इसकी भरपाई करो, यूक्रेन को पैसे दो, यूक्रेन को डेवलप करने में मदद करो, उसके बाद हम आपके फंड्स रिलीज करेंगे। उधर नॉर्वे में भी यह सोच बढ़ रही है कि उनका जो 1.7 ट्रिलियन डॉलर सॉवरेन वेल्थ फंड है उसका इस्तेमाल किया जाए, उसका एक पोर्शन इस्तेमाल किया जाए यूक्रेन की मदद करने के लिए। अमेरिका के धोखे के बाद यूरोप को अब यह बात समझ में आ रही है कि उसे फिर से अपने आप को ही रीआर्म करना पड़ेगा और अमेरिका पे या नेटो तक पर भी ब्लाइंड विश्वास या निर्भर आप नहीं कर सकते हो। We really have to step up massive the defense expenditure. Like, for example, advanced air shields. We need a common European approach, but also the member states need more fiscal space to do a surge in defense. इंग्लैंड ने भी यूक्रेन को 5000 नए स्टार स्ट्रीक LLM सर्फेस टू एयर मिसाइल्स भी देने का वायदा कर दिया है 1.6 बिलियन की जो फाइनेंसिंग यूके कर रही है उसके थ्रू। लेकिन ये एक छोटी सी बात है क्योंकि यूरोप को अब खरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर यूक्रेन को मदद करना हो, नहीं तो ट्रंप का कैलकुलेशन सही रहेगा और यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर यूक्रेन हार जाता है तो पुतिन की जीत से ट्रंप को क्या मिल जाएगा? इस बात की चिंता अब अमेरिकन को खाई जा रही है। क्या ट्रंप अमेरिका को रशिया जैसे एक क्लेप्टोक्रेटिक देश बनाना चाहता है जहां उसके अमीर ओलिगार्क दोस्त ही पूरा रूल करे, ऑलरेडी जैसा मस्क को हम देख ही रहे हैं? क्या वो पुतिन को इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो अमेरिका को रशिया का ही एक रूप बनाना चाहते हैं? Everyone who signs up to work for Donald Trump is signing up for one single project, and that is the transition of American democracy to a kind of kleptocratic oligarchy in which the billionaires rule, in which they get to steal from regular Americans. ट्रंप को व्हाइट हाउस में आए बस 1 महीने से थोड़ा ज्यादा टाइम हुआ है। कनाडा को बंद कर दो, 51st स्टेट बना दो, डेनमार्क को बोलो कि ग्रीनलैंड हमें दे दे, यूक्रेन को बोलो कि वो अपना डिफेंस छोड़ दे, रशिया के सामने सरेंडर कर दे। वेस्ट की जो परिभाषा थी, डेमोक्रेटिक वेस्ट की जो परिभाषा थी, वो हमारे आंखों के सामने चूर चूर हो रही है। और इस बात पर एकदम अब अमेरिकन्स भी, बहुत सारे अमेरिकन्स भी समझ चुके हैं कि ये कोई पीस नेगोशिएशन नहीं चल रहा है, यूक्रेनियंस को बस के नीचे फेंक रहा है ट्रंप। ये मीडिएशन नहीं है, ये दलाली चल रही है। फॉर्मर पोलिश प्रेसिडेंट जो कि नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं, उन्होंने ट्रंप को एक लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें घृणा आ रही थी जब वो देख रहे थे कि जेलेंस्की को जिस तरीके से जलील किया जा रहा था। और वो जो थैंक यू की बात है, वो कह रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड तो हमें यूक्रेनियन सोल्जर्स को दिखाना चाहिए जो अपने खून से अपने देश को डिफेंड कर रहे हैं। और इस लेटर में एक बात साफ कर दी गई थी कि जिस तरीके से आपने जेलेंस्की को इंटेरोगेट करने की कोशिश की थी, वो उन्हें याद दिलाता है कि कम्युनिस्ट कोर्ट्स में ऐसा काम होता था, क्योंकि इन्होंने खुद कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई की थी। तो वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सर्विस में जैसा सीक्रेट पुलिस काम करती थी या कम्युनिस्ट कोर्ट्स काम करते थे, वैसा अमेरिका का राष्ट्रपति सबके सामने व्हाइट हाउस में काम कर रहा है। और एक बात और याद दिलाने की कोशिश की गई इस पत्र से, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि शुरुआत तो जंग की यूक्रेन ने की थी, तो इस बात की शुरुआत तो 1994 से होनी चाहिए, जब सोवियत यूनियन ब्रेकअप होने के बाद यूक्रेन को बोला गया था कि आप अपनी बहुत बड़ी न्यूक्लियर स्टॉकपाइल सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि रशिया, यूके, अमेरिका आपकी देखभाल करेगा, आपकी सिक्योरिटी गारंटी हम ले रहे हैं, नहीं तो आज यूक्रेन के पास 3rd लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टॉकपाइल होता। तो झूठ बहुत बोले गए हैं, मिस इंफॉर्मेशन बहुत फैलाया गया है। इस सबसे भी हमें चौकस रहना होगा। और साथ ही साथ हमारा क्या, क्योंकि अभी तक तो इंडिया ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने हर वो चीज की है जिसका ट्रंप ने डिमांड किया है कि भैया लोगों को हम वापस भेजेंगे इंडिया, इन्हें एक्सेप्ट करिए। हमने बोला जी सर। हम उन्हें बेड़ियों में भेजेंगे, हमने बोला जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला टैरिफ कम करो, हमने बोला जी हुजूर, अभी का टैरिफ कम कर देते हैं। हमने डी डॉलराइजेशन का प्लान रखा, ब्रिक्स में उसे लीड करते हुए नजर आए, एक फटकार पड़ी, हम उससे हट गए। हमने बोला अरे नहीं, हमें तो डॉलर ही बहुत पसंद है। यह गलतफहमी भी हमारे पास है कि ट्रंप यह सब कर रहा है चाइना से डील करने के लिए, क्योंकि वहां तो वो जी को भी बहुत मानता है, जी को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड बोलता है। तो कल अगर जी यही काम हमारे साथ करे, फिर से गालवान पार्ट 2 कर दे, तो अमेरिका किसका साइड लेगा? या फिर वो इंडिया से भी बोलेगा कि तुम अपने मिनरल्स हमारे नाम करो, फिर हम तुम्हें डिफेंड करेंगे चाइना से। एक बात तो साफ हो चुकी है कि भैया ट्रंप के अंडर तो सिर्फ दलाली और डील मेकिंग चलेगी, कोई एलाई नहीं है। और अगर रशिया और अमेरिका साथ आते हैं तो हमारे लिए खतरा है, क्योंकि हम तो दोनों से अपना बेनिफिट और प्रॉफिट लेते थे। अब ये एक साथ आ गए तो ना इनसे हम बेनिफिट ले पाएंगे और चाइना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब जो जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा और अपने डिफेंसेस भी अप करने पड़ेंगे, अपनी इकोनॉमी पर भी फोकस करना पड़ेगा। अस वर्सेस देम में तब भी लगे रहे तो एक दिन इतनी जोर का झटका लगेगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी।